ये है क्लास 11 अकाउंटेंसी। चैप्टर है चैप्टर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में जब लेन देन करते हैं उसका ओरिजिन क्या है, उसका शुरुआत कैसे होता है, उसका शुरुआत। और जब कभी भी हम लोग ट्रांजैक्शन के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, जब अकाउंटिंग का आगे काम किया जाता है तो पहला जब स्टेप आता है तब हम लोग बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर का। इस चैप्टर में हम लोग यही दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गिव एंड टेक एक्सपेक्ट। द डेबिट रिप्रेजेंट द टेक एक्सपेक्ट एंड द क्रेडिट रिप्रेजेंट द गिव एक्सपेक्ट इन द ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में जब लेन देन होता है तब हमेशा गिव और टेक एक्सपेक्ट को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। गिव और टेक एक्सपेक्ट को हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि देखो होता ये है कि रिसीव द बेनिफिट एंड गिव द बेनिफिट, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ने पढ़ा था। और इसी का इस्तेमाल हर किसी बिजनेस में होता है। जितना भी बिजनेस होता है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसमें गिव और टेक एक्सपेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। कैसे? एक बिजनेस में क्या होता है कि इमेजिन करो एक दुकानदार है, वो क्या करता है, अपना सामान अपना गुड्स बेचता है। तो वो क्या हुआ, कस्टमर को क्या मिला, रिसीव द बेनिफिट। कस्टमर क्या किया, रिसीव किया बेनिफिट को। और कस्टमर क्या किया, वो पैसा दिया, किसको दिया, दुकानदार को दिया। तो दुकानदार क्या क्या, गिव द बेनिफिट। यानी कि देखो दुकानदार के नज़रिए से देखोगे तो वो गुड्स को दे रहा है, तो यानी गिव द बेनिफिट। और रिसीव क्या कर रहा है, कैश जो पैसा है वो रिसीव कर रहा है। इन द सेंस कि रिसीव द बेनिफिट, गिव द बेनिफिट, रिसीव द बेनिफिट। और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है गिव और टेक एक्सपेक्ट पे ही काम करता है। आगे यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन का, जो लेन देन का स्टार्टिंग होता है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, वही क्या होता है, बिजनेस का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही, सोर्स डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड किया जाता है, उसी से हम लोग आगे अकाउंटिंग का काम करते हैं। ये पहला स्टेप होता है, इसीलिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट इसे कहते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी कि देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। दिस डॉक्यूमेंट आर नोन एज द वाउचर, कैश मेमो। देखो सबसे सिंपल में समझोगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट नाम से समझो, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन, मैंने बताया ना कि जो बिजनेस में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है जितना भी बिजनेस में, उसको ये रिकॉर्ड करता है किस में, अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है कहाँ पर, अकाउंट के बुक में। देखो विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अच्छा मान लो बिजनेस के अंदर कोई लेन देन हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेन देन हुआ है, सच में लेन देन हुआ है? मैं प्रूफ कैसे करूंगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं प्रूफ ऐसे कर सकता हूं कि देखो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो एविडेंस की तरह काम करता है। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है ट्रांजैक्शन, उसका एविडेंस होता है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड करता है कहाँ पर, अकाउंट के बुक में। और यही रिकॉर्ड क्या होता है, एविडेंस होता है कि हाँ बिजनेस में रियली में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका एविडेंस है। देखो आगे आता है दिस डॉक्यूमेंट आर नोन एज वाउचर। देखो हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं, जितना भी सोर्स डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, उसको हम लोग बिजनेस के टर्म में, अकाउंटिंग के टर्म में वाउचर कहते हैं। हमने पहले पढ़ा भी होगा प्रीवियस चैप्टर में कि वाउचर से स्टार्ट होता है बिजनेस का ट्रांजैक्शन। पहले वाउचर को रिकॉर्ड किया जाता है और वाउचर के मदद से हम लोग आगे का काम करते हैं। जितना अकाउंटिंग का काम है हम लोग वाउचर के हेल्प से ही करते हैं। इसीलिए जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट का हम लोग बात करते हैं, कैसा सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब उसका बेसिकली नाम क्या है, तो नाम है उसका वाउचर। देखो कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, सेल बिल हो गया, पे इन स्लिप हो गया, चेक हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, आपका डेबिट नोट हो गया, आपका क्रेडिट नोट हो गया। ये जितना भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कैश मेमो, ये सब जितना भी एग्जांपल है, ये सब वाउचर कहलाता है। इसको हम लोग एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह कंसीडर करते हैं, जो कि आपका एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। सिंपल। देखो यहाँ पर आगे दिया है सब्सिडियरी बुक में, एक होता है जनरल बुक, एक होता है सब्सिडियरी बुक, हमने पहले देखा था। तो सब्सिडियरी बुक में क्या होता है कि कैसे कैसे बुक को मेंटेन किया जाता है। कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, परचेज बुक को किया जाता है, सेल बुक को किया जाता है, परचेज रिटर्न बुक को किया जाता है, जो आपका जो परचेज करके रिटर्न हो जाता है उसका बुक को मेंटेन किया जाता है, सेल रिटर्न को बुक को मेंटेन किया जाता है। वैसे ही आप देखोगे कैश बुक में क्या है, कैश मेमो है, कैश रिसिप्ट है। अगर बिजनेस में कोई कैश मेमो हुआ, कैश रिसिप्ट हुआ, या फिर कैश रिसिप्ट हो गया, फिर आपका वाउचर हो गया, ये जितना भी है ये आपका रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपका रिकॉर्ड होता है।
कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सिडियरी बुक के अंदर ये सब आता है, ये सब को बनाया जाता है अलग अलग बुक्स को, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग बिजनेस के ट्रांजेक्शन का डिटेल होता है। कैसा कि बिजनेस में क्या कैश रिसीव हुआ है, क्या क्या कैश मेमो है, उसका जो आपका बिल होगा उसका रिकॉर्ड होगा। सिंपल। देखो यहाँ नीचे लिखा है कि ऑल सच डॉक्यूमेंट आर केप्ट इन द सेपरेट फाइल इन क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर एंड आर सीरियली नंबर्ड। यानी कि ये जितना भी मैंने बताया कि कैश हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल रिटर्न बुक हो गया, ये कहाँ आता है? सब्सिडियरी बुक के अंदर आता है। सब्सिडियरी बुक में ये होता है कि जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ये इंफॉर्मेशन है, जो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो जितना भी डॉक्यूमेंट है, ऑल सच डॉक्यूमेंट आर केप्ट इन अ सेपरेट फाइल, एक सेपरेट फाइल में इसको रखा जाता है और क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि उसके डेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। या कैश कब हुआ, कैश बुक में आप ये देखोगे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट आपका कब हो रहा है, डे 1 डे 2 ऐसे ऐसे करते करते क्रम अनुसार लिखोगे। उसके बाद आता है इन द ऑर्डर टू द सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे। सिंपल एक मैनर से लिखोगे, समझे? हमने देखा कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बिजनेस के टर्म में, बिजनेस की भाषा में वाउचर कहते हैं। तो वाउचर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। देयरफॉर फर्स्ट लेट अस डिस्कस क्लियर अबाउट वाउचर। देखो, जितने भी बिजनेस में आपका ट्रांजैक्शन, लेन देन का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वाउचर के हेल्प से किया जाता है। तो सबसे पहले यही बताया गया है कि हम वाउचर को समझते हैं, इसके मीनिंग को, और पहले वाउचर को क्लियर करते हैं कि वाउचर होता क्या है, कितने तरह का होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो, अ वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अगर आपको सिंपल वाउचर का मतलब समझना है तो वाउचर क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया था कि वाउचर को जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग वाउचर को कहते हैं। तो जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है? जो भी हमारा बिजनेस में लेन देन हो रहा है वो हमारा एविडेंस। हमें कैसे पता चलेगा? हमें कहीं प्रूफ करना है तो हमें कैसे हम प्रूफ करेंगे कि बिजनेस में मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है? प्रूफ ऐसे करेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग बुक में। क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का जो लेन देन हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो लेन देन हुआ है अकाउंटिंग बुक में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे वाउचर कहते हैं। और वो जो होता है वो एविडेंस की तरह काम करता है कि आपके लेन देन हुआ है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है। सिंपल, एज सिंपल इज डैट। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा गया है एक वाउचर रिसिप्ट भी हो सकता है, एक वाउचर कैश मेमो भी हो सकता है, एक वाउचर इनवॉइस भी हो सकता है, एक वाउचर एग्रीमेंट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखोगे तो आगे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन वाउचर एंड कंपाउंड वाउचर, दो तरह का वाउचर होता है, इसको हम लोग समझे। देखो यहाँ पर है कि द ट्रांजैक्शन विच 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज कॉल्ड सिंपल ट्रांजैक्शन, और उसे ही हम ट्रांजैक्शन वाउचर कहते हैं। ट्रांजैक्शन वाउचर का सिंपल मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें 1 डेबिट हो रहा है और 1 क्रेडिट हो रहा है, वो जो कहते हैं हम लोग सिंपल वाउचर कहते हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन होता है और उसे ही हम लोग ट्रांजैक्शन वाउचर कहते हैं। फिर आगे देखोगे तो यहाँ है कंपाउंड वाउचर। देखो, वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन डैट इंटरली डेबिट क्रेडिट एंड 1 क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर में भी डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। इसमें आपको बस समझना ये है कि जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन वाउचर होता है, उसमें केवल आपका एक होगा, जैसे कि केवल डेबिट होगा, नहीं तो केवल क्रेडिट होगा, और इसीलिए ये सिंपल ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में आ जाता है। जो कि हम लोग ने देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होता है नहीं तो एक क्रेडिट होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे हम लोग बात करें यहाँ पर कंपाउंड वाउचर का, तो कंपाउंड वाउचर में क्या होता है कि इसका उल्टा कर दो, डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, इंटरली डेबिट और क्रेडिट, 1 क्रेडिट एंड 1 डेबिट होगा, उसे हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? कंपाउंड वाउचर में भी डेबिट वाउचर हो सकता है, क्रेडिट वाउचर हो सकता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। अगर आप ट्रांजैक्शन वाउचर का एग्जांपल लोगे तो ट्रांजैक्शन वाउचर कैसे बनता है? ऐसे। ट्रांजैक्शन वाउचर को बनाना बहुत इजी है। पहले आपको वाउचर नंबर लिखना होगा, जो कि आप कौन सा क्रम का वाउचर बना रहे हो वो लिखना होगा, डेट लिखना होगा, डेबिट अकाउंट लिखना होगा, क्रेडिट अकाउंट लिखना होगा, पैसा लिखना होगा, अमाउंट, फिर नरेशन लिखना होगा, फिर ऑथोराइज्ड बाय लिखना होगा। नरेशन इन द सेंस की कथा, बयान लिखना होगा, कुछ बयान लिखना होगा कि जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है क्यों हुआ है, हम लोग बताना पड़ता है ना डिटेल में। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस समझ लो। फिर आपका आता है ऑथोराइज्ड बाय, मतलब कि अधिकार, किसका अधिकार है इस पर, वो ऑथोराइज्ड बाय किससे, मतलब ये जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन वाउचर हुआ है, उसको कौन ऑथोराइज्ड किया है, फिर ये लिखना। और फिर जो ये प्रिपेयर कर रहा है, जो आदमी, जो या अकाउंटेंट है, मतलब जो भी है, इसको ये जो ट्रांजैक्शन वाउचर को जो बना रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। प्रिपेयर बाय कौन, कौन प्रिपेयर किया है उसका डिटेल, मतलब सिग्नेचर, नाम। फिर यहाँ पर आता है फीचर्स ऑफ वाउचर। वाउचर के फीचर को देखते हैं। देखो, वाउचर इज़ अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। पहले समझ लो कि वाउचर एक बिजनेस का डॉक्यूमेंट होता है। आगे है यहाँ पर ईच वाउचर इज सिमिलर नंबर्ड एंड डेटेड। देखो,
हमने वाउचर की बात किया तो वाउचर में सीरियली नंबर से काम किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर वाउचर नंबर होता है कि आप कौन सा वाउचर बना रहे हो, इन द सेंस कि हो सकता है आपने पहले 105 वाउचर बनाए हो, आप छठा बना रहे हो 106, तो यहाँ पर वाउचर नंबर 106 लिख दोगे। सिंपल, यही क्रम अनुसार लिखना पड़ता है, सीरियल नंबर से लिखना पड़ता है और डेट आपको एक्यूरेट होना चाहिए, डेट, समझ गए। फिर आगे आता है अ वाउचर ऑथराइज द अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट। जितना भी अकाउंट के अंदर डिटेल होता है वो आप जो अकाउंटेंट होता है उसको क्या करना होता है कि वो वाउचर के अंदर वो सारा डिटेल को फिल करना होता है, ये उसका जिम्मेवारी होता है। सिंपल। फिर आगे देखोगे तो एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ वाउचर ओनली वंस। देखो एग्जाम्पल से समझो कि मैंने एक कपड़ा का दुकान है, मैं गया कपड़ा खरीदने, मैंने कपड़ा खरीदा, पैसा दिया, वो हो गया आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। वो क्या करता है दुकानदार, वो स्लिप देता है। वो स्लिप क्या कहलाता है, उसी जो स्लिप है उसको हम वाउचर कहते हैं। अगर वो वाउचर एक बार हमको दे दिया तो वो फिर उसके बाद तो वो यूजलेस हो गया, मतलब वो किसी काम का नहीं है। यहीं पर लिखा है कि जो एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाई अ वाउचर ओनली वन टाइम, एक बार सपोर्ट करेगा, एक बार वो बिजनेसमैन हमको रिसिप्ट देगा। वो जो रिसिप्ट देता है वो उसे वाउचर कहता है। वो जो रिसिप्ट देगा उसके बाद वो वाउचर किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए उसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे है ऑल वाउचर आर ऑथेंटिकेटेड बाई सम कंपोनेंट अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि अधिकार, यानी कि सिंपल समझ लो कि जो वाउचर आप इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। ऑथराइज्ड इन द सेंस कि समझो कि वो कानूनी रूप से, अगर मान लो कल को अगर आपको वो जो ट्रांजेक्शन है उसका वाउचर पेश करना रहे लीगल तौर पर या किसी कानूनी दस्तावेज में आपको पेश करना पड़े, तो आप कैसे पेश करोगे? वो ऑथराइज्ड होगा तभी ना आप पेश कर पाओगे। अगर वो ऑथराइज्ड नहीं होगा, उसको मान्यता नहीं मिला होगा, तब वो क्या होगा कि वो जो वाउचर है उसको, वो जो रिसिप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाउचर को समझने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाउचर, कितने तरह के वाउचर होते हैं, अलग अलग कितने तरह के वाउचर होते हैं। ये ग्राफ से समझो। देखो वाउचर हम लोग को देख लिए, वाउचर क्या होता है। वाउचर के टाइप्स को देखो, एक होता है सपोर्टिंग वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। ये दोनों वाउचर का टाइप होता है। फिर सपोर्टिंग वाउचर में आता है एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, फिर आता है एक एक्सटर्नल इंटरनल, फिर अकाउंटिंग वाउचर में आता है कैश वाउचर, फिर नॉन कैश वाउचर। फिर आगे देखोगे तो इसका कैश वाउचर में इतना तक तो इसका हो गया। फिर कैश वाउचर का आगे आता है, कैश वाउचर में आपका आ गया डेबिट वाउचर हो गया, पे इन स्लिप हो गया, फिर क्रेडिट वाउचर आ गया। और अगर नॉन कैश का बात करोगे तो नॉन कैश में आपका आ गया बिल इनवॉइस हो गया, फिर डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, फिर हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग सपोर्टिंग वाउचर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? देखो सपोर्टिंग वाउचर, जैसे हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं कि सपोर्टिंग वाउचर होता क्या है। मीनिंग देखो, द सपोर्टिंग वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग पेश कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के रूप पर, एक एविडेंस के रूप में कि हाँ मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसको हम लोग एविडेंस बनाकर पेश कर सकते हैं। उसे हम लोग सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं, जो सपोर्ट करता है। नाम से समझा करो, सपोर्टिंग वाउचर यानी कि जो सपोर्ट करता है, ऐसा वाउचर। देखो हम लोग देख लिए कि सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है। इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर क्या होता है सपोर्टिंग वाउचर का? सबसे पहले कि इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। जो ये एविडेंस होता है, एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग आगे पेश कर सकते हैं, ज़रूरत आन पड़ी तब हम लोग पेश कर सकते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन को। वो जो सपोर्टिंग वाउचर होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो कोई कंप्यूटराइज नहीं होता है या कोई आपका प्रिंट आउट वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो आपका लिखित डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। फिर आगे देखोगे तो इट कंटेन डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो हम लोग ट्रांजेक्शन का बात किए गए हैं, बात कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, उसका ये एविडेंस है। एविडेंस इन द सेंस कि जितना भी आपका ट्रांजेक्शन में जो डिटेल है, टाइम हो गया, ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन का अमाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन कब हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है, कैश पे हुआ है, जितना भी आपका डिटेल है वो सारा डिटेल सपोर्टिंग वाउचर के अंदर रहेगा। ये दूसरा इसका फीचर हो गया। फिर देखो इट इज़ अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये ऐसा प्रूफ होता है, मैंने बताया ना कि एविडेंस होता है, ये एक ऐसा प्रूफ होता है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ मेरे बिजनेस में लेन देन हुआ है। सपोर्टिंग वाउचर की हेल्प से हम लोग ये साबित कर सकते हैं। फिर आगे देखोगे तो इट इज़ साइंड बाय द मेकर। देखो हमने बात किया था कि सपोर्टिंग वाउचर में क्या होता है कि जो सपोर्टिंग वाउचर जो बनाएगा उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय, जैसा कि हम लोग ने कैसे देखा था यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन वाउचर था उसका देखा था ना, प्रिपेयर्ड बाय, कौन इसको बनाया है उसका सिग्नेचर चाहिए होता है। वैसे ही यहाँ पर सपोर्टिंग वाउचर में साइंड बाय, जो मेक किया है, जो बनाया है, उसका साइन चाहिए होता है। सिंपल। फिर टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर का टाइप्स देख लेते हैं। हम लोग ने बात किया था, एक होता है एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, एक होता है इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। देखो यहाँ पर हम लोग ने देखा था वाउचर में सपोर्टिंग वाउचर के अंदर हम लोग ने देखा कि एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। दो तरह का वाउचर होता है। ये देखो
एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है ये समझो। दिस आर द वाउचर विच आर प्रिपेयर्ड बाय द थर्ड पार्टी। एक ऐसा वाउचर जो कि बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का जो नहीं है, एक्सटर्नल से आप समझ लो कि एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, ऐसा वाउचर जिसको आप एविडेंस के तौर पर आप प्रूफ भी दे सकते हो कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन ये बिजनेस का बनाया हुआ नहीं है, ये जो एक्सटर्नल पार्टीज़ के द्वारा बनाया गया है, कोई मैन्युफैक्चरर हो गया या फिर कोई आपका समझ लो कि कोई कस्टमर हो गया, वो लोग ने बनाया है, ऐसा लोग ने बनाया है वो वाउचर को। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इसका कैश मेमो ऑब्टेन फ्रॉम द सेलर, सेलर को जो कैश मेमो मिलता है, हम लोग आगे देखेंगे कि कैश मेमो, देखो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कैश मेमो क्या होता है। इसको बस आप इतना याद रखो कि कैश मेमो हो सकता है कैश रिसिप्ट, ये एक वाउचर है, एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक एविडेंस के तौर पर। फिर आपका आगे आता है कि पेमेंट इनवॉइस रिसीव्ड, ये हो गया आपका। फिर आगे आपका आता है डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, ये आपका हो सकता है जैसे कि डेबिट नोट में आपका परचेज रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न के बाद आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है कि जो सेलर होता है, जो दुकानदार होता है, वो क्रेडिट नोट को बनाता है, किसके लिए, कस्टमर के लिए बनाता है क्रेडिट नोट को। और जो ये मैं कैश मेमो की बात कर रहा था, कैश मेमो देखो यहाँ पर समझो, कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो ऐसा डॉक्यूमेंट इशू बाय द ट्रेडर फॉर द कैश परचेज। देखो कैश मेमो जो होता है उसको ट्रेडर के द्वारा इशू किया जाता है, ट्रेडर जो होता है उस डॉक्यूमेंट को बनाता है, कैश मेमो को ट्रेडर बनाता है कैश के लिए, कैश परचेज के लिए आपको जो ट्रेडर होता है वो कैश मेमो बनाता है सेलर्स के लिए। समझ गया, समझो। हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे आगे डिटेल में, लेकिन आप ये समझ लो कि आगे एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर हमारा हो गया। फिर एक आता है हमारा इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, ये क्या होता है ये देखो, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, इसके आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसा वाउचर है जो कि बिजनेस खुद बनाता है, बिजनेस के बाहर वाले लोग जैसे थर्ड पार्टीज नहीं बनाते हैं, बिजनेस खुद बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर दिया है इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर में प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस का होता है, ओनर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो बिजनेस के आदमी लोग ही बनाते हैं, ये इंटरनली बनता है। इंटरनल से आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखोगे तो इंटरनल वाउचर का एग्जाम्पल क्या होता है, काउंटर फोलीज। काउंटर फोलीज क्या होता है, इसको यहाँ देखो, काउंटर फोलीज चेक, टिकट या अन्य दस्तावेजों का वह हिस्सा होता है जिसे आप तब रखते हैं जब आप दूसरे हिस्से किसी और को दे देते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे कैसे मैंने थोड़ा देर पहले वो दुकानदार का एग्जांपल दिया था, वो वाला जो कपड़ा की दुकान पे मैं गया, वो मैं कपड़ा खरीदा, मैंने पैसा दिया, वो जो स्लिप दिया, वो जो ओरिजिनल स्लिप हुआ वो मेरे पास आ गया, वो ओरिजिनल वाउचर कह सकते हैं आप, वो मेरे पास आ गया। और जो डुप्लीकेट होता है, वो कौन रख लेता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है, जो आपका वहाँ का जो कंप्यूटर पे बैठ के जो आपका बिल देता है ना, वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं वो डुप्लीकेट वाउचर को अपने कंप्यूटर में, ताकि आगे जितना भी अकाउंटिंग का काम है, लेखांकन का काम है, वो किया जा सके। तो हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर काउंटर फोलीज क्या होता है। फिर यहाँ पर आता है काउंटर फोलीज। काउंटर फोलीज क्या होता है, देखो काउंटर फोलीज पे इन स्लिप, देखो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं काउंटर फोलीज। एक होता है पेमेंट ऑफ टैक्स, एक होता है टैक्स कम जब हम लोग पेमेंट करते हैं, वो अलग हो गया आपका वाउचर, हम लोग आगे देखेंगे। और एक होता है पे इन स्लिप, जब आप स्लिप में पे करते हो तो उसका आ गया, देखो ऑन विच बैंक अफेयर इज स्टेट में स्टैम्प, जिसका आपका बैंक पे स्टैम्प होना चाहिए, बैंक का उस पर स्टैम्प धाबा होना चाहिए, धप्पा होना चाहिए, तब जाकर वो आपका एक रियल कैश, तब जाकर वो आपका एक रियल काउंटर फोलीज कहलाएगा, और उसे ही कहते हैं आप इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। यहाँ हम लोग ने देख लिया कि देखो, यहाँ हम लोग ने देख लिया कि वाउचर के अंदर सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है, जो आपके एविडेंस सपोर्ट करता है। आपको मान लो कहीं पेश करना है, कानूनी तौर पर आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट को पेश करना है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसे वाउचर कहते हैं, उसे कानूनी तौर पर पेश करना है, तो वो एविडेंस हो गया सपोर्टिंग वाउचर। और सपोर्टिंग वाउचर कैसा होता है, एक होता है जिसको बिजनेस प्रिपेयर नहीं करता है, एक्सटर्नल हम लोग कहते हैं, एक होता है इंटरनल जो बिजनेस प्रिपेयर करता है, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, एज सिंपल इज डैट। फिर आगे देखोगे तो हम लोग ने जितने तरह के वाउचर को पढ़ा है उसको अगर हम लोग ऐसे ग्राफ के ऐसे हम लोग देख लें, प्रैक्टिकली देख लें, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसीलिए देख लो। कैश मेमो में मैं सिंपल बताया था, पहला आता है कैश मेमो में हमने सिंपल बताया था कि जो ट्रेडर होता है वो कैश में कुछ सामान परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से या किसी पे, तब कैश मेमो को बनाया जाता है। देखो यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि देखो कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। देखो जब कोई दुकानदार, कोई ट्रेडर जो होता है वो कुछ कैश में कुछ खरीदता है, अगर कुछ कैश में सामान को, गुड्स को खरीदता है, स्टॉक को खरीदता है, तब क्या होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है वो लोग क्या करेगा कि आपको एक स्लिप देगा, वही जो रिसिप्ट होता है वही आपका वाउचर कहलाता है, उसे हम लोग कैश मेमो कहते हैं, एज सिंपल इज दैट। देखो इट प्रोवाइड अ डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड,
जो भी डिटेल ऑफ गुड्स हो, जो आपका सामान बिचा है, जो आप परचेज़ किए हो, आप कैश में जो आप खरीदे हो, उसका डिटेल होगा यहाँ पर, डेट होगा ट्रांजैक्शन का, क्वांटिटी होगा, रेट वहाँ पर लिखा होगा, जीएसटी चार्ज कैसे किया गया है वो आपका लिखा गया है, टैक्स वाला। फिर यहाँ पर आगे आता है अमाउंट कितना आप रिसीव किए हो, नंबर ऑफ पार्टी, जो आप ट्रेडर है उसका नाम लिखा रहेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, कुछ अदर कोई आपका अगर कुछ टर्म्स और कंडीशन होता है ना वो लिखा रहेगा। देखो फिर कैश मेमो के बारे में लिखा गया है, कैश मेमो एक्ट एज द एविडेंस। कैश मेमो को मैंने बताया कि वो सपोर्टिंग वाउचर के अंदर आता है, इसीलिए इसे एक एविडेंस के तौर पर आपको मान्यता मिला हुआ है, एविडेंस के तौर पर आप इसे शो कर सकते हो, समझे। फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, परचेज इन कैश, अगर आप कुछ चीज़ परचेज करते हो गुड्स को, या कैश में अगर आप परचेज करते हो, यहाँ पर समझ लो कैश मेमो का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप कैश में अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स को या फिर स्टॉक को परचेज करते हो, खरीदते हो, किसी सामान को खरीदते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, सिंपल सा है, वो कैश मेमो के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आगे है फॉर द इंटरप्राइजेज फॉर गुड्स सोल्ड, अगर कोई बड़ा सा इंटरप्राइजेज अगर गुड्स को बेचता है तब वो क्या करेगा, वो कैश मेमो को बनाएगा। सिंपल, अगर ये खरीदता है अगर ये बेचता है तो दोनों टर्म में कैश मेमो को बनाया जाएगा, ऐसे सिंपल स्टेट। फिर देखो यहाँ पर आगे आता है, यहाँ पर कैश मेमो का आपको एक दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकली कैश मेमो का जो आपका रिसिप्ट होता है, जो आपका वाउचर होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट आखिर दिखता कैसा है। तो ये देखो यहाँ पर आता है फैंसी वस्त्रालय, फैंसी वस्त्रालय की तरफ से आपको कैश मेमो का है। देखो यहाँ पर आपका ये नाम लिख दिया ट्रेडर का जो इंटरप्राइजेज है उसका नाम लिख दिया, फिर आपका एड्रेस लिखेगा, एड्रेस आपका कहाँ है, 20 शहीद चौक, फिर आपका ये एड्रेस हो गया। फिर आपका ऐसे खन्ना बनेगा, ऐसे आप एक बॉक्स बना लोगे जिसमें एक तरफ क्वांटिटी लिखोगे कितना मात्रा में है, फिर यहाँ पर आप नंबर लिखोगे, बिल नंबर लिखोगे, या फिर जो होता है आप वाउचर का नंबर लिखोगे, आप कितना कौनवा नंबर पर बना रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप उस दिन का जब आप बना रहे हो उसका आप डेट लिखोगे, फिर यहाँ पर आप ऐसे दोगे, फिर आप यहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर जो आपका सामान बेचा जा रहा है वो आप लिखोगे। फिर यहाँ पर लेज़र फॉलियो होगा, ये आपका अलग नंबर होता है, ये आपका जब आप लेज़र अकाउंट बनाओगे आगे चलकर तब आपका काम आएगा, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। फिर आपका यहाँ पर रेट हो गया, रेट लिखा रहेगा, जो ये सामान आप परचेज़ किया उसका रेट क्या है और आप कितना। फिर आपका यहाँ पर अमाउंट लिखा रहेगा, आपका कितना अमाउंट लगा है, जैसे कि मैंने साड़ी खरीदा मैन्युफैक्चरर से, साड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में से साड़ी खरीदा, 20 साड़ी खरीदा जिसका दाम 200, एक साड़ी का दाम 200 है, तो इसका सिंपल सा मतलब है 20 × 200, आपका अमाउंट निकल गया 4000। वैसे ही करके धोती, फिर सॉल का आपका जो आप जो परचेज़ किए उसका यहाँ पर लिखा जाएगा, और फिर आपका टोटल जो अमाउंट होगा यहाँ 7000 आ गया। ये आपका एक परफेक्ट कैश मेमो का जो वाउचर होता है, एविडेंस होता है, वो ये है, सिंपल। फिर यहाँ पर आगे देखोगे तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, अगर मान लो आपको टैक्स ऐड करना होगा, इसी का आगे वाला पार्ट दिखाया गया इतना है। फिर इसके आगे यहाँ लिखोगे ऐड CGST, यानी सेंट्रल, एक जो नेशन की तरफ से आपका सेंट्रल GST टैक्स लगता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, ये आप याद रखना, ये सब में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2.5% का आपका टैक्स लगा, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2.5% का आपका टैक्स लगा, दोनों मिलाकर हो जाता है 175 350 रुपये आपको टैक्स में देना है, एक देना है सेंट्रल को, एक देना है स्टेट गवर्नमेंट को, टैक्स देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, हम कितना अमाउंट आया था, 7000। 7000 में अगर आप टैक्स को जोड़ देते हो, अपनी खरीदी में टैक्स को अगर जोड़ देते हो, टैक्स कितना मिलता है 350, इस दोनों को जोड़ने के बाद 350 निकलता है, तो ये होगा 7350। ये हमको एक्चुअल आपको पे करना होता है कैश पे परचेज अगर आप करते हो तब। यहाँ आपको लिखना होगा कि जो आपका अमाउंट है उसको लिखना होगा कि टोटल ₹7,350, ये ऑनलाइन लिखना ज़रूरी है आपको, ये हर ट्रांजेक्शन में लिखा जाता है। बैंक में अगर आप देखोगे जब आप पैसा जमा करते हो तो लास्ट में अगर आपको अमाउंट के बाद ऑनलाइन लिखा जाता है, ये लिखना कंपलसरी होता है। अगर उसके बाद अगर आपका जितना भी आप बिलिंग करना है वो आपका कंप्लीट हो गया, बॉक्स क्लोज कर लोगे। बॉक्स क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखोगे गुड्स वन सोल्ड टू द नॉट बी टेकन इन बैक। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बेचा आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपका जो टर्म्स और कंडीशन होता है, जो हम लोग देखा था टर्म्स एंड कंडीशन लास्ट में लिखा जाता है, वो लिखोगे। यहाँ पर क्या है कि जो बेचा जा चुका है वो आपका बैक नहीं होगा, वो आपका वापस नहीं होगा, परचेज रिटर्न नहीं होगा, सिंपल। फिर आपका देखो कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट आपका 5% है। सेल बी गिवन ऑन द कैश पेमेंट, अगर आप कैश पेमेंट करते हो विद इन 10 डेज, 10 दिन के
अगर आप कैश पेमेंट करोगे तब आपको विद इन ये आपका हर एक कंपनी का अलग अलग तरफ से दिया जाता है। बिजनेस का जो कंपनी होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से जहाँ से आप सामान खरीदते हो, आपका कैश मेमो में वो टर्म्स एंड कंडीशन हर एक जगह का अलग अलग होता है। किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में आप लिखोगे E&OE, फिर आप लिखोगे कि फॉर फैंसी वस्त्रालय, फिर आप लिख दोगे, फिर यहाँ पर सिग्नेचर होगा सिंपल E। इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने देखा था कि इसका मतलब देखो, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि E&OE का मतलब क्या होता है, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो कुछ गलती है या कोई एरर है या कोई ओमिशन है या कुछ छूट गया है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको एक्सेप्ट किया जा सके। E&OE का यहाँ पर ये मतलब होता है। यहाँ पर समझो कि कहा जाता है कि प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या अन्य दस्तावेज में गलतियाँ हो सकती है या कुछ विवाद शामिल नहीं हो सकते हैं। या कि मान लीजिए कि जो आप ये बनाए हो, यानी कि जो आप ये बनाए हो, ये कैश मेमो बनाए हो, उसमें कुछ त्रुटि हो सकता है, गलती हो सकता है या कुछ छूट सकता है। इसके लिए आपका यहाँ पर लिख दिया जाता है E&OE। इसका मतलब होता है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, या मैं सिंपल ये आपका यहाँ पर बन के रेडी हो गया कैश मेमो। जब आप कैश मेमो रिसीव करते हो या देते हो किसी को तो ऐसे बनता है कैश मेमो। यह हम लोग ने देख लिया। आगे हम देखेंगे कैश मेमो कैसा दिखता है। ये देखने के बाद हम देखते हैं कैश रिसिप्ट क्या होता है और उसका क्या डायग्राम होता है, कैसा होता है। देखो कैश मेमो में लिखा गया है कि व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट इज इशू फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड। देखो इसका सिंपल सा मतलब बताया गया है कि अगर हम नगद या फिर चेक हम लोग देखते हैं ना, चेक को अगर हम रिसीव करते हैं कस्टमर से, मान लो मेरे शॉप, अगर हम एक दुकानदार हैं, हमने कुछ सामान बेचा, उसके बदले में जो कस्टमर है उसके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो चेक देगा। वो हमको चेक दे सकता है। चेक अगर दिया कि हाँ मैंने इतना का सामान खरीदा है तो वो चेक साइन करके उतना मेरे को दे देगा, चेक दे देगा। तो वो जो चेक देगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड। मतलब कि वो जो चेक देगा तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ मेरा पैसा मेरे को मिल चुका है, मैंने सामान दिया और पैसा मेरे को मिल चुका है। और जो कैश रिसिप्ट है उसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैश या फिर चेक उसको जो रिसीव करता है कस्टमर से, कस्टमर देता है शॉपकीपर को जो कैश देता है या चेक देता है, उसी को हम लोग मान लेते हैं। देखो आगे, रिसिप्ट प्रोवाइड डिटेल रिगार्डिंग टू डेट। देखो जो ये कैश रिसिप्ट होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर से हम लोग जो लेते हैं, वो क्या करता है, उसमें क्या क्या होता है, रिगार्डिंग डेट होता है, नेम ऑफ द गिवर जो दे रहा है यानी कस्टमर का नाम होता है, अमाउंट जितना रिसीव हमको करना है, जितना अमाउंट वो देना चाह रहा है वो उसमें लिखा रहेगा। फिर परचेज ऑफ, देखो द परचेज फॉर विच द अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, जितना हमको अमाउंट रिसीव करना है वो उसमें लिखा रहेगा सिंपल। फिर सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द अमाउंट, यानी कि जो आदमी रिसीव करना है उस अमाउंट को, जो पैसा ले रहा है यानी कि शॉपकीपर समझ लो, तो उसका वहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन। फिर यहाँ पर आगे आता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग कैश रिसिप्ट का बात कर रहे हैं तो कैश रिसिप्ट बेसिकली दिखता कैसा है। तो यहाँ देखो पहले लिखा है कैश रिसिप्ट के, हम लोग देखते हैं ये आपका हो गया कैश रिसिप्ट। इसके अंदर एक बॉक्स में लिखा गया है, पहले इंटरप्राइजेस का नाम लिखा है महादेव मेडिकल स्टोर, फिर उसका एड्रेस लिखा गया है होलसेल केमिस्ट इतना वो क्या करता है, फिर MG रोड फिर रांची, सिंपल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद नंबर लिखेगा, कौन नंबर का वाउचर बना रहे हो, ये हर जितना भी आप देखोगे, इसमें देखो या इसमें देखो, दोनों में आपको नंबर लिखना पड़ेगा। देखो इसमें बोला था ना नंबर लिखने, वहीं सिंपल इसमें भी नंबर लिखेगा। फिर नंबर के बाद यहाँ पर डेट लिखेगा, डेट के बाद रिसीव्ड विथ थैंक्स फॉर मिस्टर, जितना आपको रिसीव किया गया है चेक की तरह समझ लो कि मिस्टर, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिख दोगे। फिर सम ऑफ द रुपी, जितना आपको रुपी मिला है वो लिखोगे। इन कैश में मिला है तो कैश, या फिर चेक में मिला है तो चेक नंबर लिखोगे। और ऑन द अकाउंट फॉर्म, अकाउंट ऑफ मतलब कि ऑन द अकाउंट ऑफ, यानी कि जितना भी आपको जो अकाउंट में आपको देना है, जिस अकाउंट से आपको रिसीव करना है कैश, वो अकाउंट नंबर लिख दोगे। यहाँ पर चेक नंबर लिख दोगे सिंपल, बाय द कैश चेक वो। फिर इतना होने के बाद आप ड्राफ्ट नंबर लिखोगे, एक ड्राफ्ट नंबर होता है वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको फाइनली अमाउंट लिखना पड़ेगा, जो आप यहाँ लिखे थे ना द सम ऑफ रुपी, वो आप यहाँ पर डिटेल में लिखे थे कि यहाँ पर आप डिटेल में लिखे थे कि कितना रुपये था। फिर यहाँ पर आप नंबर में लिखोगे कि कितना रुपये था, 1000 था, 10,000 था, जितना भी हो। फिर उसके बाद फॉर द महादेव मेडिकल स्टोर, या जो मेडिकल स्टोर है वहाँ का सिग्नेचर चाहिए होता है, सिंपल इतना हो गया। उसके बाद यही हम लोग ने देखा कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो के बाद हम लोग ने देखा कि कैश रिसिप्ट क्या होता है। कैश रिसिप्ट के बाद यहाँ देखना है कि पे इन स्लिप क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और वो कैसा दिखता है समझो। पे इन स्लिप इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिट कैश और चेक इनटू अ बैंक। अगर आपने देखा होगा कि पे इन स्लिप ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि मान लो कि पे इन स्लिप ऐसा डॉक्यूमेंट होता है,
अगर हमको पैसा अगर हमको बैंक में जमा करना होता है, अगर पैसा मेरे को बैंक में जमा करना है तो हम क्या करेंगे, पे इन स्लिप वाउचर को भरेंगे, उसमें अपना सारा डिटेल भरेंगे, इसमें सारा डिटेल भरेंगे और पैसा लेकर जाके वहाँ पर जमा कर देंगे काउंटर पर, बैंक के काउंटर पर। सिंपल। डिपॉजिट कैश वो कहाँ पर, बैंक में जो डिपॉजिट किया जाता है उसका बात किया गया है। फिर यहाँ पर देखो, दिस फॉर्म कॉन्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट। ये जो पे इन स्लिप होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन देखा था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखो, इसमें डेट होता है, अमाउंट ऑफ द कैश और चेक टू द डिपॉजिट, मतलब कि कैश में या चेक में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो उसका अमाउंट होगा, अमाउंट उसमें लिखा रहेगा। फिर आपको लिखा रहेगा नेम ऑफ द डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर है उसका नाम लिखा रहेगा। नेम ऑफ अकाउंट इन विच द अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जिस अकाउंट में आप पैसा जमा करना चाहते हो उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखोगे, अकाउंट का नाम लिखोगे। सिंपल। देखो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ पे इन स्लिप, जब पे इन स्लिप का अगर बात करते हो तो पे इन स्लिप कुछ ऐसा दिखता है। जब आप पैसा जमा करने जाते हो बैंक में तब ये आपको ऐसा ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आप जाकर जमा करोगे। देखो सिंपल है, यहाँ पर खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखोगे। फिर यहाँ पर अकाउंट ऑफ क्या क्रेडिट करना है, कौन अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वो सब लिखना पड़ेगा। या आपका कितना का पैसा है, 500 का कितना नोट है, ये आपको लिख के लास्ट में करना होता है। फिर रुपी कितना इन वर्ड्स में आप लिखोगे कि 7500, मतलब जितना भी हो वो आप लिखोगे। फिर यहाँ पर देखो, ये तो आप फिल कर लिए, इसी को देखकर आप ये फिल करोगे। पहले आप लिखोगे ब्रांच कौन सा है वो लिखोगे, डेट लिखोगे, डेट सब में लिखना है। फिर आप उसके बाद लिखोगे अकाउंट नंबर लिखोगे, फिर नाम लिखोगे, फिर चेक उसको डिटेल में लिखोगे कि कितना पैसा है। फिर इसके बाद आप ये बात देखोगे तो एक बैंक का कोड होता है, वो आपको कोड नंबर लिखना पड़ेगा, वो लिख दोगे। तो आप जैसे ही जमा करने जाओगे तो आप यहाँ से देखो, यहाँ एक ऐसा बना रहता है, ये आपका फुल रहेगा। आप जब बैंक में जमा करने जाओगे तो ये इतना ले लेगा और इतना काट कर आपको दे देगा। फिर से वापस जो वो स्लिप होता है उसको आपको काट कर दे देगा। तो समझ लेना कि आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया है, जितना पैसा आप डिपॉजिट डालना चाहते हो उस अकाउंट में उतना पैसा चल गया है। एज सिंपल इज डैट। पे इन स्लिप समझ लिए, यहाँ पर समझ लिए कि कैश रिसिप्ट क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखते हैं इनवॉइस और बिल बात कर लो या इनवॉइस, दोनों का क्या मतलब होता है और दोनों को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग देखते हैं। एन इनवॉइस या फिर समझ लो एन बिल, एक ऐसा बिल जो कि एन बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। जो ये बिल होता है, जो ये हम लोग बात कर रहे हैं इसका, ये कौन प्रिपेयर करता है, जो सेलर होता है, यानी कि जो शॉपकीपर होके हम लोग समझ सकते हैं, जो शॉपकीपर होता है वो इस बिल को बनाता है। शॉपकीपर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल सा समझ लो कि अगर कोई चीज़ आपका क्रेडिट पर, उधार पर आपका अगर बिक्री हुआ है, आप सामान तो दे दिया लेकिन उधार पर बेचे हो, उधारी पर बेचे हो, तो आप क्या करोगे, बिल आर द, उसी को बिल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। बिल या इनवॉइस दोनों एक चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट होता है। किसका डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप गुड्स को उधारी पर बेचे हो तब। फिर इसमें क्या होता है कि द सेल इनवॉइस कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, यहाँ देखो। द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, मतलब जिस पार्टी को आप गुड्स बेचे हो, सामान बेचे हो और उधारी पर बेचे हो, उसका जो पार्टी है उसका नाम लिखोगे, नेम ऑफ द पार्टी। फिर आपका लिखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो आप गुड्स बेचे हो, जो आप सामान बेचे हो उसके बारे में कुछ लिखोगे कि वो क्या था, कितना क्वांटिटी में बेचे हो, कितना स्टॉक था, वो सब आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। फिर आपका थर्ड आ जाता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल, मतलब जितना अमाउंट ऑफ बेचे हो, उधारी पर बेचे हो, उसका ये अलग अलग आप लिख दोगे। और जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल, यानी कि एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखो, जितना आप को पैसा उधारी पर बेचे हो, जितना आप लोग गुड्स उधारी पर बेचे हो, उसका टोटल अमाउंट कितना होता है वो उसमें होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एज सिंपल इज दैट। फिर देखो, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर, जो ओरिजिनल कॉपी होता है, ओरिजिनल ये जो हम बिल बनाएंगे इसका जो ओरिजिनल कॉपी होगा, जो उसके पास हो चला जाएगा, उसको हम लोग दे देंगे। किसको देंगे, जो पार्टी या जो आप कस्टमर गुड्स को खरीद रहा है उसको हम लोग ओरिजिनल दे देंगे। और जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट को क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे। क्यों रखेंगे, फ्यूचर एविडेंस के तौर पर यूज़ करेंगे उसको। फ्यूचर एविडेंस मतलब कि बाद में आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसको ये एविडेंस के तौर पर काम आएगा। और आगे अकाउंटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन निकाला जाता है ना, लेखांकन करके, अकाउंटिंग करके, तो उसके काम भी आएगा। देखो, ये है आपका बिल, या बिल कह लो या इनवॉइस कर लो, दोनों एक ही बात है। फिर देखो, यहाँ लिखोगे कि ड्यूलेक्स ज्वेलर्स, ये आप लिख दिए, नाम लिख दिए, एमजी रोड आगरा, ये लिख दिए, एड्रेस लिख दिए। फिर बिल का नंबर लिखोगे जो आप बिल दे रहे हो उसका। फिर राजीव बंसल कस्टमर का नाम लिखोगे। फिर आगरा, ये थोड़ा सा आप लिखोगे, यहाँ पर एड्रेस लिखोगे आगरा का। फिर डेबिट अकाउंट यहाँ लिखोगे। क्वांटिटी, आप क्या क्वांटिटी में सामान बेचे हो, यहाँ पर एक तरफ में डेट लिख दोगे। और ऐसा बॉक्स बनाकर क्वांटिटी एक तरफ पर्टिकुलर्स, जिसमें आप जो बेचे हो, जो सामान है, गुड्स है, उसका नाम लिखोगे। फिर वेट लिखोगे, फिर रेट लिखोगे, और रेट के हिसाब से जो अमाउंट लगा है अमाउंट लिखोगे। देखो, रिंग बेचा है गोल्ड रिंग बेचा है
कितना का 10 ग्राम जिसका कीमत रेट आता है 29,000, तो 29,000 अमाउंट में लिख लिए। आगे रिंग तो बेच दिया, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से 1.5 और 1.5 रुपया का टैक्स लगेगा। अगर 29,000 का 1.5 आप देखोगे तो 435 रुपया होता है, दोनों की तरफ से 1.5 का है तो 435 कितना हो जाएगा अमाउंट में आ जाएगा 870 आ गया। इतना आपको और ऐड करना है इसमें, ये हो गया। फिर ऐड फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरी को अगर आप चाहो, अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो आप डिलीवरी का चार्ज भी कर सकते हो, वो आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नोटेड नहीं है। फिर आप टोटल करोगे तो 29,870 आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, जो टोटल अमाउंट ऑफ द सेल, इसका इन्फॉर्मेशन समझे, इतना होता है। फिर यहाँ पर लिखोगे डिस्क्रिप्शन, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ₹29,870 ओनली। अगर ये जो है ये आप वर्ड्स में लिखोगे कि कितना रुपी है। फिर E&OE हम लोग ने बताया था, एरर एंड ओमिटिंग आप कह सकते हो। फिर उसके बाद आप लिख दोगे E&OE हो गया। इसके बाद ये लिख दोगे। फिर जो सेलर मैनेजर है उसका आप सिग्नेचर लिख दोगे, सिंपल सिग्नेचर कर दोगे। ये आपका हो गया इनवॉइस कह लो या सेल कह लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोनों एक ही होता है। ये आपका हो गया, तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डेबिट नोट कैसा होता है। डेबिट नोट देखेंगे और क्रेडिट नोट देखेंगे, दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसा होता है, यहाँ देखो। डेबिट नोट की शुरुआत करने से पहले इसका मतलब समझ लो। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज़ अ नोट, ऐसा नोट होता है सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी डैट इज द अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द सेलर्स बुक। डेबिट नोट मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा नोट होता है डेबिट नोट, जो कि एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को इन्फॉर्मेशन देता है। कैसा इन्फॉर्मेशन देता है कि जो अकाउंट है वो डेबिटेड हो गया है, अकाउंट डेबिटेड हो गया है। कौन? सेलर बुक का अकाउंट जो है वो डेबिटेड हो गया है। When the goods are returned to the supplier, a statement is prepared। देखो हम लोग ने बात किया था कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको बेस्ट एग्जांपल जानना है, परचेज रिटर्न आपका डेबिट नोट होता है। यानी कि कुछ खरीद के उसका रिटर्न, मान लो कुछ खरीदा है तो खरीदने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया या गलत सामान आ गया, उसको रिटर्न करते हो, तो तब उस समय आप ये नोट को प्रिपेयर करते हो, समझे? ये नोट को प्रिपेयर किया जाता है। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, डेबिट नोट को प्रिपेयर किया जाता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये बताता है डेबिट नोट के थ्रू कि मैं आपको परचेज रिटर्न कर रहा हूँ। परचेज रिटर्न में देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, आपका जो नाम होता है वो लिखा रहेगा, फिर नाम उसके नीचे डेबिट नोट होगा, फिर डेबिट नोट ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ आपका एड्रेस लिखा रहेगा अशोक राजपथ पटना, फिर डेट लिखा रहेगा, ये कंपलसरी होता है ऊपर का जितना भी है। फिर डेबिट नोट होगा, फिर टू ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है, फॉर्मेट में लिखोगे, ये आप लिखोगे, नाम लिखोगे, फिर उसका एड्रेस लिखोगे, फिर आगरा लिख दोगे। वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट 10 बुक्स, अगर जितना आप खरीदे होंगे अगर आपको वापस करना है तो आप लिखोगे वी आर डेबिटिंग अकाउंट 10 बुक्स, योर इन्वॉइस नंबर, आपका इन्वॉइस नंबर, ये जो आप ये है आपका जो बिल है जो आपका खरीदने समय आपको मिला था, वो बिल का आप इन्वॉइस नंबर लिख दोगे। आर रिटर्न एज दे आर ब्लडी डैमेज, वो अगर वो सामान डैमेज है इसीलिए आप उसको रिटर्न कर रहे हो। ये नोट आप क्रिएट करोगे आप देने से पहले, और फिर उसका दाम लिख दोगे कि हाँ 10 बुक का कीमत आता है 1,250 सिंपल। फिर आप लिख दोगे कि जहाँ से आप खरीदे हो, या फॉर नॉवली, फिर कंपनी, फिर मैनेजर का यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। एज सिंपल इज डैट, यही होता है आपका सिंपल सा डेबिट नोट। हम लोग ने यहाँ देखा बिल क्या होता है और यहाँ पर देखा डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट के बाद एक और नोट होता है जिसे हम लोग क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट क्या होता है? जो सेलर होता है, सेलर अपने कस्टमर के लिए क्रेडिट नोट क्रिएट करता है। क्रेडिट नोट देखो, क्रेडिट नोट है कि अ क्रेडिट नोट इज़ द स्टेटमेंट और नोट सेंड बाय द ट्रेडर के द्वारा इस स्टेटमेंट या नोट कह लो, दोनों एक ही बात है, उसको तैयार किया जाता है टू हिज कस्टमर के लिए तैयार किया जाता है। जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर के लिए तैयार करेगा इस नोट को, दुकानदार अपने कस्टमर के लिए क्यों करेगा? डैट इज़ द अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर द गुड्स रिटर्न। अगर मान लो कुछ गुड्स खरीदे हो, उसको रिटर्न करना है तो ये नोट क्रिएट किया जाएगा। कुछ सामान खरीद लिया कस्टमर, अगर उसको रिटर्न करना है तो ये नोट क्रिएट किया जाएगा ट्रेडर के द्वारा, समझ ले। द अलाउंस गेन टू हिम विद द अमाउंट, यहाँ देखो डेबिट नोट का एग्जांपल होता है परचेज रिटर्न और यहाँ क्रेडिट नोट का एग्जांपल होता है सेल्स रिटर्न आपका क्या हो गया? क्रेडिट नोट का एग्जांपल हो गया, और यहाँ पर डेबिट नोट का हो गया परचेज रिटर्न। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब नाम लिख दिए सत्यम फर्नीचर, उसके बाद लिख दिए एक बॉक्स में क्या करोगे टू, यहाँ फॉर्मेट आप लिख दोगे, फिर एड्रेस लिखोगे, नंबर लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, ये कंपलसरी होता है।
फिर उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, पर्सन ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म है या पर्सन है उसका नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट एज फॉलो, जो अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बताओगे 10 डैमेज चेयर, 10 चेयर डैमेज था। योर बिल नंबर यानी कि जो परचेज किया था, जो गुड्स परचेज किया था कस्टमर, उस समय का बिल नंबर, बिल मिला होगा तो बिल नंबर होगा, उस समय का बिल नंबर लिखेगा। उसी को वापस लौटाने के समय कितना 10 चेयर का दाम होता है इतना, फिर लिख देगा फॉर सत्यम फर्नीचर मैनेजर, यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। सिंपल हो गया आपका क्रेडिट नोट तैयार। यहाँ डेबिट नोट देख लिया, यहाँ क्रेडिट नोट देख लिया। इसके बाद एक आता है चेक। चेक अगर बात करोगे, जो हम लोग बैंक को देते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो भी क्या होता है, एक वाउचर होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ चेक इज अ रिटर्न ड्रॉन अपन अप टू अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ द बैरियर ऑफ द पर्सन नेम्ड ऑन इट। देखो चेक आपका मेनली काम आता है कि मान लो मेरे खाते में पैसा है 10 लाख, मेरे को अपने भाई के खाता में, अपने भाई के अकाउंट में 5 लाख देना है, भाई को देना है, उसका भी एक अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, एक चेक लूँगा, उस पर अपना क्या करूँगा, चेक में क्या करूँगा कि यहाँ पर डेट उट लिख दूँगा, डेट ईयर लिख दूँगा, या कितना पे करना है वो लिख दूँगा, उसको रुपया में वर्ड्स में लिख दूँगा, यहाँ पर उसको नंबर में लिख दूँगा जितना पे करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दूँगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दूँगा। तो और ये क्या होगा, ये मैं अपने भाई को दे दूंगा, या मैं ये खुद ये क्या करूंगा, ये जाकर बैंक में दे दूंगा। तो बैंक वाला क्या करेगा कि ये चेक में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को देखकर, यहाँ 5 लाख मेरे को देना था अपने दूसरे अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में, तो 5 लाख मेरे अकाउंट से कट कर उसके अकाउंट में चल जाएगा। चेक का ये एडवांटेज होता है, समझे। चेक इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ज़्यादातर। फिर यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर को देखते हैं। अकाउंटिंग हम लोग ने चेक देखा, यहाँ पर क्रेडिट नोट देखा जिसमें हम लोग सेल्स रिटर्न करने के लिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने डेबिट नोट देखा जिसे हम लोग ने क्या है, परचेज रिटर्न करने के लिए बनाते हैं। फिर यहाँ पर एक आता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है ये समझो। अकाउंटिंग वाउचर आर द रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है कॉन्टेनिंग द एनालाइज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस। जो भी बिजनेस के अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है या भी रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। यानी कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको जो रिकॉर्ड किया जाएगा, उस बुक को रिकॉर्ड किया जाएगा, उस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग वाउचर कहेंगे। उसके हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग का आगे काम करते हैं। फीचर क्या होता है अकाउंटिंग वाउचर का, यहाँ देखो रिटन डॉक्यूमेंट, जो अकाउंटिंग वाउचर होता है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको फिर आगे देखोगे प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर लेन देन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना अमाउंट है, कितना आपको टैक्स लग रहा है, उसका जितना भी एविडेंस है, जितना भी आपको प्रिपेयर करोगे, जितना भी इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन का, इसमें दिया रहेगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर लिखा रहेगा। फिर आगे देखोगे तो कॉन्टेंट एनालाइज ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एनालाइज करेगा, क्या, विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ऐसे नहीं है कि कोई भी अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, किसी को भी क्रेडिट कर दोगे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। आपका अकाउंटिंग वाउचर में आपको लिखना पड़ेगा जब आप ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हो कि कौन डेबिट किया जाएगा, कौन अकाउंट, और कौन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, समझे। फिर आगे रहता है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द अकाउंटिंग एंड काउंटर साइन बाय द ऑथराइज सिग्नेचर। ये जो होता है अकाउंटिंग वाउचर की हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग वाउचर को बनाता कौन है, जो अकाउंटिंग का काम करता है। सिंपल सा बात है, अकाउंटिंग का जो काम करता है प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा अकाउंटिंग वाउचर को, और इस पर सिग्नेचर किसका रहेगा, सिग्नेचर रहेगा ऑथराइज सिग्नेचर, साइन बाय द ऑथराइज सिग्नेचर। यानी कि सिंपल सा समझ लो कि जो बिजनेस का ओनर होता है या बिजनेस का जो डायरेक्टर होता है, मैनेजमेंट होता है, उसका सिग्नेचर रहेगा, जो उसका जो सही हकदार है उसका सिग्नेचर होगा जो। फिर यहाँ पर आगे आता है, देखो हम लोग ने अकाउंटिंग वाउचर को समझो। अकाउंटिंग वाउचर आखिर प्रैक्टिकल में दिखता कैसा है। अकाउंटिंग वाउचर ऐसा होता है जिसमें पहले वाउचर नंबर, डेट होता है, डेबिट अकाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है, फिर उसको अमाउंट लिखा जाता है, फिर पार्टिकुलर्स लिखा जाता है। पार्टिकुलर्स में लिखोगे एचडी लिखोगे, ऑथराइज्ड बाय, किसका ऑथराइज्ड बाय, और इसका जो ऑथराइज बाय हम लोग ने देखा था ना कि यहाँ पर कौन ऑथराइज्ड किया है। जैसे कि मान लो ओनर है कंपनी का, तो वो ऑथराइज्ड किया है, तो उसका यहाँ नाम लिख दोगे ऑथराइज्ड बाय कौन, और प्रिपेयर कौन किया है, प्रिपेयर्ड बाय, आप यहाँ पर उसका सिग्नेचर लिख लोगे अकाउंटेंट का। सिंपल। देखो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पर देखो एचडी का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये एक अलग आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसका आप डिटेल लिखोगे, ये मैं भूल गया था बताना। फिर आगे देखोगे यहाँ पर तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में हम लोग देखते हैं कि वाउचर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है कि वाउचर मस्ट बी प्रिजर्व इन एनी केस टिल द ऑडिट ऑफ अकाउंट। जब तक अकाउंट का इंफॉर्मेशन, वाउचर हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, सिंपल सा बात है कि आगे हम लोग जो अकाउंटिंग का काम करेंगे उसमें मदद करेगा। अगर मान लो वाउचर है मेरे पास, अगर अकाउंटिंग का काम हो गया तो वो वाउचर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब तक आपका अकाउंटिंग का काम, ऑडिट ऑफ द अकाउंट खत्म नहीं होता है, अकाउंटिंग का काम खत्म नहीं होता है, तब तक उस वाउचर को आपको रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करके उसको संभाल के रखना पड़ेगा, ये बताया गया है। फिर आगे देखोगे तो अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन
जो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं अकाउंटिंग वाउचर का, उसमें क्या क्या होना चाहिए ये दिखा गया। इट इज़ अ रिटन ऑन अ गुड पेपर, एक अच्छे पेपर पे लिखना पड़ेगा। फिर लिखोगे कि नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। देखो यहाँ पर नेम ऑफ द फर्म हमने देखा था कि अकाउंटिंग वाउचर बनाने से पहले फर्म का जो बिजनेस है उसका नाम लिखना पड़ेगा, वही यहाँ पर बताया गया। फिर आप डेट लिखोगे, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन वॉज फिल्ड इन द, देखो यहाँ पर क्या है कि डेट लिखोगे, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन आई मेंशन। ये जो आप अकाउंटिंग वाउचर बनाओगे उस समय का वाउचर, इसमें डेट कब का लिखोगे, डेट उस समय का लिखोगे जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उस समय का डेट लिखोगे, ना कि जब आप ये बना रहे हो उस समय का डेट लिखोगे। ये ध्यान में रखना होता है अकाउंटेंट को जो बनाता है। फिर ये हो गया, डेट हो गया। फिर आगे होता है कि नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी इन द सीरियल ऑर्डर। वाउचर नंबर आप देख लो कि वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपको सीरियल ऑर्डर से आपको वाउचर का नंबर देकर आपको बनाना पड़ता है, सिंपल। फिर यहाँ नंबर हो गया। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट इज मेंशन। मैंने बात किया था कि जो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये हमने देखा, डेबिट अकाउंट हो रहा है, डेबिट अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट कहाँ पर हो रहा है ये हमने देखा, ये हमने मेंशन कर दिया है अकाउंटिंग वाउचर में। ये हो गया। फिर देखो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन द फिगर, ये हमने देख लिया कि क्रेडिट और डेबिट अकाउंट को लिखा जाता है। फिर आगे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन अकाउंटिंग वाइज। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है अकाउंटिंग में पर्टिकुलर्स के बाद, अकाउंटिंग का वाउचर का बनाने का, अकाउंटिंग वाउचर में जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांजेक्शन का जो आप वाउचर बना रहे हो, स्लिप बना रिसिप्ट बना रहे हो, तो उसका डिटेल लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, सिंपल, वो लिखा जाता है। फिर अ पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर इज मेंशन द नेम ऑल्सो द सिग्नेचर। जो बना रहा है, जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करते समय वाउचर को बना रहा है, अकाउंटिंग वाउचर को बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसका यहाँ पर नाम लिखा होना चाहिए, ये हम लोग ने देख लिया। फिर नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन, यहाँ ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर नाम होना चाहिए। ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, कंपनी का कोई भी हो सकता है, ये हम लोग ने देखा, लेकिन ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, सिंपल। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ वाउचर, कितने तरह का वाउचर होता है। हम लोग जब अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि जब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ हम लोग ने देखा था कि डायग्राम के हिसाब से हम लोग ने वाउचर देखा, सपोर्टिंग वाउचर देखा, एक्सटर्नल इंटरनल वाउचर को समझा, उसके बाद डेबिट वाउचर कैसा होता है, पे इन स्लिप कैसा दिखता है, क्रेडिट वाउचर कैसा दिखता है, बिल इनवॉइस कैसा होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये दोनों के बारे में हम लोग ने समझा कि क्या होता है, कैसे बनता है, ये देखा। अकाउंटिंग वाउचर को समझो, अकाउंटिंग वाउचर हमने देखा क्या होता है, जिसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और जो बिजनेस के काम में आता है वो वाउचर अकाउंटिंग वाउचर कहलाता है, ये देख लिया। फिर उसमें क्या, अकाउंटिंग वाउचर में एक कैश वाउचर आता है नगद वाला, एक होता है नन कैश वाउचर जिसको ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं, उसके अंदर ये तीनों आता है। देखो यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग वाउचर में भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में अकाउंटिंग वाउचर को बांट दिया जाता है। किस कैटेगरी में, एक कैश वाउचर होता है, एक होता है नन कैश वाउचर जिसको हम लोग ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं हम लोग आगे देखते हैं। देखो एक होता है कैश वाउचर, देखो सम कॉमन सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सपेंडिचर, देखो कैश मेमो या कैश वाउचर दोनों एक ही होता है, इसको हम लोग समझते हैं। कैश मेमो और कैश वाउचर जो हम लोगों ने देखा है, हम लोग ने पहले देख लिया था कि कैश मेमो कैसे बनता है। ये देखो हम लोग ने यहाँ देखा था कि कैश मेमो को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, यहाँ तक हम लोग ने देखा था कि कैश मेमो कैसे बनता है, उसी को ही कैश वाउचर कहा जाता है, सिंपल। देखो कैश, यहाँ पर लिखा गया कि कैश मेमो रिजल्ट टू द कैश ट्रांजेक्शन। कैश मेमो क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होता है कैश में, उसी का रिजल्ट होता है कैश मेमो। जो बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद हम लोग कैश मेमो को बनाते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। यहाँ देखो कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक ऑन द बेसिस ऑफ कैश वाउचर। यानी सिंपल सा बात है कि कैश मेमो या कैश वाउचर से आपको क्या समझ में आ रहा है, जितना भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लेन देन हो रहा है बिजनेस में, वो क्या आपका जो ट्रांजेक्शन है अगर वो कैश में है, तो अगर वो कैश में है, नगद में है, तो वो आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बुक ऑफ अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ कैश वाउचर। कैश वाउचर बनाकर उसको नगद में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा अकाउंट के बुक में। और जो ये कैश वाउचर होता है, कैश वाउचर नगद में तो 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है डेबिट वाउचर, एक हो सकता है क्रेडिट वाउचर। इसको भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, बस समझने के लिए समझ लेना। फिर देखो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है कि जिसे हम लोग पेमेंट वाउचर भी कहते हैं, सिंपल सा समझो कि डेबिट वाउचर, देखो कैश पेमेंट सच एज वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। डेबिट वाउचर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा लेन देन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि आपका, जैसे कि सामान दो पैसा लो,
सिंपल, रिसीव द बेनिफिट एंड गिव द बेनिफिट, जो वो आपका एक साथ होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कैश ये से डेबिट वाउचर में, डेबिट वाउचर में आपको कैश तो मिल रहा है लेकिन इंस्टेंट मिल रहा है, जैसे ही आप सामान को दे रहे हो वैसे ही आपको कैश मिल जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उस समय आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे, डेबिट वाउचर को प्रिपेयर करोगे ऐसे ट्रांजेक्शन में, समझे। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि कैश परचेज ऑन गुड्स, अगर हम कैश में अगर कोई सामान को खरीदते हैं और इंस्टेंट पैसा दे देते हैं तो सिंपल हो गया, डेबिट हो गया। अगर हम पैसा में खरीदते हैं, पैसा देकर कैश देकर खरीदते हैं फिक्स्ड एसेट को, कोई फिक्स्ड एसेट को, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका डेबिट वाउचर में आ गया। फिर देखो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करना, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर जो खर्चा है बिजनेस का उसका पेमेंट करना, डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक, बैंक में जो नगद है उसको डिपॉजिट करना, ड्राइंग एंड एडवांस, ड्राइंग या फिर एडवांस को भी हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट वाउचर में कंसिडर कहते हैं। सिंपल, जिसको हम लोग नगद में डील करते हैं, नगद लो तुरंत लो जैसे। फिर यहाँ पर देख लो कि डेबिट वाउचर का जब हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट है, डेबिट वाउचर का जब हम लोग बात करते हैं तो डेबिट वाउचर को कैसे बनाया जाता है, कंटेंट क्या होता है उसमें। सबसे पहले देख लो कि डेबिट वाउचर ऐसा दिखता है डेबिट वाउचर। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन होता है, कैसा इंफॉर्मेशन होता है, पहले नेम होगा और एड्रेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्था है उसका नेम होगा और उसका एड्रेस होगा, सिंपल। फिर यहाँ पर सेकंड में आता है कि डेट होगा, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ये नहीं कि जब आपका ट्रांजेक्शन है उस समय का, जब आप वाउचर को प्रिपेयर कर रहे हो उस समय का डेट होगा, वाउचर का नंबर होगा, ये सब में होता है। फिर नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका एक्यूरेट, टैक्स वैक्स सबको मिलाकर आपका जो भी नेट अमाउंट होता है उसका आपको लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। फिर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का, जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका आपको विवरण देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, सिंपल। आप इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक आता है सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग, जो आदमी या जो अकाउंटेंट या जो भी अकाउंट का काम कर रहा है वो डेबिट वाउचर को जो बनाता है उसका यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए होगा, प्रिपेयर। देखो शुरू से हम लोग देखते हैं, डेबिट वाउचर यहाँ लिखना है एक बॉक्स में, ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरप्राइजेस का नाम लिखोगे, वहाँ इसका एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, वाउचर नंबर लिखोगे, क्रेडिट अकाउंट लिखोगे, जितना अमाउंट है वो अमाउंट को लिखोगे। डेबिट क्या करना है, मशीनरी अकाउंट लिखोगे, मशीनरी अकाउंट में आपका सामान आ रहा है, या मशीन परचेज विप्ड ऑन कैश मेमो, अगर आप पैसा देकर कोई मशीन खरीदते हो और आपका डेबिट वाउचर तब आपका बनता है। यहाँ पर आपका विवरण क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन क्या दोगे, मशीन अकाउंट, मशीनरी परचेज विप्ड ऑन द कैश मेमो, या बिल नंबर ये लिख दोगे, सिंपल। फिर डेट अमाउंट हो गया, आपका जो मशीन खरीदे हो कितना का है, 1,50,000 का आपका मशीन है वो खरीदे हो, टोटल आप लिखोगे कितना हुआ, 1,50,000। फिर ऑथराइज्ड बाय, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है बिजनेस में, ओनर होता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर जो भी है उसका यहाँ पर ऑथराइज्ड बाय उसका नाम होगा, और जो यहाँ पर प्रिपेयर किया है, जो ये वाउचर को प्रिपेयर किया है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पर इतना हो गया, इतना ऊपर का काम है। फिर आपको और भी है, जैसे SBD पब्लिकेशन आगरा, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वाउचर नंबर होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा, अमाउंट लिखोगे, डेट लिखोगे, डेबिट अकाउंट, डेबिट जिसमें हो रहा है वो अकाउंट लिखोगे, फिर नंबर लिखोगे, सीरियल नंबर से कोड लिखोगे, अकाउंट नेम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, नरेशन लिखोगे, नरेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लिखोगे, सिंपल। ये जितना भी है वो आप फिल करने के बाद आप जो उसको फिल किया है, प्रिपेयर किया है वो लिख दोगे, ऑथराइज्ड बाय जो है इसका, सिंपल। और ये आपका रेडी हो जाता है डेबिट वाउचर, सिंपल। डेबिट वाउचर आपका रेडी हो जाता है, जिसको आप कैश देते हो और सामान लेते हो, और जो इंस्टेंट आपका ट्रांजेक्शन होता है, इंस्टेंट होता है, उधारी पर नहीं, इंस्टेंट होता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उसका यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है क्रेडिट वाउचर, एक होता है, हम लोग ने देखा कि दो तरह का होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर मान लो डेबिट में क्या होता है कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, तो क्रेडिट से आपको समझ में आ रहा है कि क्रेडिट वाउचर में जो आपका उधारी पर आप खरीदते हो सामान उसका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। देखो क्रेडिट वाउचर डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट जो आपका है, कैश रिसिप्ट है जो उसका आपको रिकॉर्ड करेगा, वो डॉक्यूमेंट को शो करेगा, उसका एविडेंस होता है ये। एग्जाम्पल के लिए लोग क्या, इसमें क्या होता है कैश वाउचर में, सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप उधारी पर, ये जितना क्रेडिट वाउचर में जो उधारी पर बेचा गया है उसका यहाँ पर बात होगा। सेल्स ऑफ गुड्स को अगर आप बेचते हो, एसेट को अगर आप सेल करते हो, फिर कैश इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर कैश रिसिप्ट ऑन डेबिट, डेबिट से अगर आपको कैश रिसीव होता है, विड्रॉ अगर आप बैंक से पैसा कैश निकालते हो, तो ये जितना भी है वो क्रेडिट वाउचर में आ जाएगा। इट कॉन्टेन द सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डेबिट वाउचर में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, यहाँ डेट हो गया, वाउचर नंबर हो गया, नेट अमाउंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया, यही इंफॉर्मेशन क्रेडिट वाउचर में भी होगा। इतना हो गया। फिर देखो फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ द सिमिलर टू द डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में जो ये फॉर्मेट था,
ये जो फॉर्मेट है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्रेडिट वाउचर में इसको बनाते हैं। पहले नाम लिखते हैं, फिर उसका एड्रेस लिखते हैं, वाउचर नंबर, डेट हो गया, अमाउंट हो गया, टोटल हो गया, यहाँ पे क्रेडिट सेल अकाउंट लिखेंगे, गुड्स सोल्ड कितना को क्या बिका है वो लिखेंगे, कैश बिल नंबर लिखेंगे, ऑथराइज्ड बाय पर्सन का नाम लिखेंगे, जो ये बना रहा है, जो ये क्रेडिट वाउचर को बना रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? द वर्ड डेबिट द बॉडी कॉन्टेंट द वर्ड क्रेडिट। जहाँ कहीं भी डेबिट लिखा हुआ है वहाँ क्रेडिट लिख देंगे। डेबिट वाउचर में ये तो था, लेकिन जहाँ कहीं भी डेबिट लिखा हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, सिंपल, ये आ गया। ये हमारा होता है कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर। हम लोग ने देखा कि डेबिट वाउचर क्या और क्रेडिट वाउचर दो देखा, और एक देखो यहाँ पर है कि नन कैश वाउचर। एक होता है नन कैश वाउचर। इसमें क्या होता है कि नन कैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द नन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन इसी की तरह होता है, क्रेडिट वाउचर की तरह। अगर जिसमें आपका नन कैश से आप समझ सकते हो कि जहाँ पर आपका नन कैश, आप सामान तो ले रहे हो लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो उधारी पर, जैसे कि क्रेडिट परचेज, कुछ खरीद रहे हो क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल हो गया, रिटर्न गुड्स हो गया, परचेज रिटर्न वाला यहाँ बात किया गया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे यहाँ आ गया। फिर रिटर्न ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन फिक्स्ड एसेट का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप गुड्स लिए थे, खरीदे थे, उसको अगर आप बेच रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो उसका यहाँ पर दिया जाएगा। आप यहाँ पर नन कैश वाउचर में उसका उधारी पर लिए थे और उसको बाद में अगर आप रिटर्न भी कर रहे हो, उधारी पर लेकर रिटर्न कर रहे हो, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? नन कैश वाउचर में। कैश तो आप दिए नहीं, उसके बावजूद आप रिटर्न कर रहे हो, सिंपल। यहाँ पर देखो ये आपका आता है आपका नन कैश वाउचर का। यहाँ पर प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है यहाँ बताया गया है। यहाँ पर लिखो ट्रांसफ़र वाउचर हो गया, नन कैश वाउचर को ही ट्रांसफ़र वाउचर कहा जाता है। ट्रांसफ़र वाउचर हो गया, यहाँ पर नाम हो गया पब्लिकेशन का, फिर यहाँ पर एड्रेस हो गया, वाउचर नंबर हो गया, डेट हो गया, फिर डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है ये आप लिख दोगे, फिर कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, फिर आप लोग मैनेजर का नाम लिख दोगे, फिर यहाँ पर आप अकाउंटेंट का नाम लिख दोगे, जो यहाँ पर बनाया है, प्रिपेयर किया है, उसका नाम लिख दोगे। डेट आपको वही लिखना है जिस दिन आप बना रहे हो, सिंपल। फिर इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या अंतर होता है ये देखो। बिजनेस डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट, वेयर एज सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वाउचर। जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है। बस इतना समझ लोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आगे। इतना हो गया। फिर यहाँ पर कुछ दिया है कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। ये जो हम सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर का बात कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर दिया गया है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, या जो मिस्टेक होता है, जो गलतियाँ होता है ट्रांजेक्शन में, लेन देन में जो गलती होता है उसको ये त्रुटि सुधार, यानी कि जो गलती होता है उसको सुधार करता है, समझिए। फिर यहाँ पर है कि वाउचर सिस्टम इंश्योर करेक्टनेस ऑफ द पेमेंट। जो पेमेंट हुआ है, पेमेंट लिए हो या पेमेंट दिए हो, वो सही है कि नहीं है, कम है ज़्यादा है, ये आपको ये करने से आपको एडवांटेज मिलेगा, प्रिपेयर करने से, वाउचर प्रिपेयर करने से। फिर ये हो गया। थर्ड में आता है कि कंटेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक वाउचर को प्रिपेयर करते हो सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से तो क्या होगा कि उसमें सारा ट्रांजैक्शन का, लेन देन का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ट्रांजैक्शन का। फिर आता है तो ऑल द वाउचर आर सीरियल नंबर। जितना भी आपका वाउचर आप प्रिपेयर करोगे उसमें आपको वाउचर नंबर लिखना पड़ेगा। सीरियल हर किसी में आप देखोगे तो वाउचर नंबर रहेगा, सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और डेट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि जो डेट है उसी समय आप डेट के अकॉर्डिंग लिखोगे सीरियल नंबर से। फिर आता है आपका अनपेड वाउचर फाइल सर्व्स एज द पर्पस ऑफ क्रेडिटर लेजर, यानी कि जो अनपेड वाउचर होता है उसका भी अलग से आपको एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया, एडवांटेज में आ गया। फिर आपका आता है पेमेंट आर मेड ओनली फॉर दोज वाउचर विच हैव बीन ऑथोराइज्ड। पेमेंट जो उसी ट्रांजेक्शन का लिया जाएगा, उसी ट्रांजेक्शन का वाउचर बनेगा जिसको ऑथराइज्ड किया गया। ऑथराइज्ड यानी कि वाउचर तो अगर आप बना लिए और उसके बाद ऑथराइज्ड बाई, यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ओनर। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है, मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर होता है, ये ऑथराइज्ड पर्सन होता है। उसका हर जगह सिग्नेचर जरूरी है, या मैनेजर का, यहाँ ऑथराइज्ड पर्सन का। पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पर ऑथराइज्ड बाई, यहाँ पर ऑथराइज्ड बाई, आपका ये लिखना जरूरी है, तभी आपका वाउचर लीगली माना जाएगा, कानूनी माना जाएगा। सिंपल, ये हो गया। फिर देखोगे वाउचर आर यूज फॉर द कीपिंग इनवॉइस। आपको बिल बनाने में वाउचर हेल्प करता है, बिजनेस का डॉक्यूमेंट के लिए और एविडेंस के लिए आपको हेल्प करता है। फिर आगे देखोगे कि वाउचर आर द इनपुट ऑफ द अकाउंटिंग। इनपुट होता है वाउचर। मैंने बताया था कि अगर जब आप अकाउंटिंग का काम करते हो, अकाउंटिंग का काम यहाँ से यहाँ है, तो वाउचर स्टार्टिंग है, ये इनपुट है और आउटपुट जब आप निकलेगा, ये इनपुट से आउटपुट निकलेगा, उसी को आप अकाउंट कहते हो। और ये जो इनपुट है उसी को हम वाउचर कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सा समझ गए। वाउचर आर द इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो होता है, लेन देन होता है बिजनेस में, उसका एक एविडेंस होता है। एविडेंस क्या होता है? वाउचर। जो हम लोग का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वाउचर, उस वही क्या होता है? एविडेंस होता है।
यहाँ पर फास्ट रिवीजन के लिए देख सकते हो कि पहले हम लोग ने देखा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि एग्जांपल देखा था सोर्स डॉक्यूमेंट का, वाउचर क्या होता है ये देखा था, कितने तरह का वाउचर होता है ये देखा था, सपोर्टिंग होता है, अकाउंटिंग वाउचर होता है, अलग अलग टाइप देखा था। एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग ने देखा कि कैश वाउचर होता है, फिर एक होता है नॉन कैश वाउचर जो हम लोग ने यहाँ देखा है, और कैसे कैसे अलग अलग वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, ये हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा था। तो इतना ही था इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।